बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस इस वक्त पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है और पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों का जायजा ले रही हैं। इस मौके के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का यह कहना है कि ऐसी तबाही देखी है पाकिस्तान के अंदर जिसको अल्फाज में बयान करना काबिल नहीं है। उनका यह कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान को जो मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से जो निबर्द आजमा है उससे सबको मिलकर सामना करना होगा, सबको साथ देना होगा इस चीज़ के अंदर। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि दूसरे ममालिक की पैदा करदा आलूदगी से पाकिस्तान बराह रास्त मुतासर हो रहा है। दुनिया को मिलकर पाकिस्तान को मदद करने की ज़रूरत है। वो ममालिक जो कि कार्बन अखराज में अव्वलीन नंबर्स के ऊपर हैं, वो इस वक्त इस मौसमियाती तब्दीली की वजह बन रहे हैं। पाकिस्तान जिसका कार्बन अखराज ना होने के बराबर है, उसका किरदार ना होने के बराबर है, उसके बावजूद पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त वो अपने दौरे के ऊपर हैं और हम उनको बता भी रहे हैं और वो दुनिया से कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद की जाए। जहां एक तरफ पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा इस सैलाब से मुतासर हुआ है, सैलाब में डूब गया है, पाकिस्तान को इमदाद की शदीद ज़रूरत है, पाकिस्तान के अंदर ग़िज़ाई क़िल्लत का शदीद ख़तरा मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर का बहरान है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम GDP की बात करें तो जो तखमीना लगाया गया है वो GDP में 2% कमी का तखमीना लगाया गया है इस सैलाब की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ एक और पॉइंट जिसको मैं बताना चाहूँगा और वो ये कि हुकूमत पंजाब की जानिब से और वज़ीर आला पंजाब की रजामंदी से जो CM हाउस है उसके लिए जो काबीना अरकान है उनके लिए 40 नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी भी दी गई है। डॉन अखबार की यह खबर है जिसके अंदर बताया यह गया है कि इनके अंदर चार टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, 3 टोयोटा रिवो जो डबल केबन गाड़ियां हैं वो शामिल है और उसके साथ साथ 33 टोयोटा करोला अल्टिस जो गाड़ी है ये वो गाड़ियां हैं। और यकीनन इसकी जो कीमत है वो इस वक्त जो आपके सामने हमने बताई कि 30,05,70,000 रुपए के फंड जारी किए जाएंगे। इनमें से कोई भी गाड़ी कोई सस्ती गाड़ी नहीं है, महंगी तरीन गाड़ी है। हादसा यह नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त इस कुदरती आफत का सामना कर रहा है, बल्कि हादसा यह है कि इस कुदरती आफत से निमटने के लिए, इसमें इस्तेमाल होने वाली किसी भी आफत से निमटने के लिए जो मशीनरी हमें चाहिए होती है, हमारी तवज्जो उसकी तरफ नहीं होती है। हमारी तवज्जो सियासत की तरफ है, हमारी तवज्जो इल्ज़ाम की तरफ है, हमारी तवज्जो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की तरफ है और हमारी तवज्जो किसी भी हादसे के हो जाने के बाद उस हादसे के ऊपर बयानात देने की तरफ है और उसके ऊपर यह बताने के ऊपर है कि यह हादसा हुआ, अफसोस हुआ और महज अफसोस करके चंद हजार इमदादी रकम की जारी करने के ऊपर हम इक्तफा कर लेते हैं। लेकिन यह एक बहुत बड़ा अलमिया रहा। हम हादसा मरी की अगर बात कर लें, उस वक्त जरूरत हमें थी कि हमारे पास होती मशीनरी होती, हमारे पास क्रेन्स होती, हादसे के तौर के ऊपर निबर्द आजमा होने के लिए कुछ मशीनरी मैकेनिकल यूनिट्स होते, लेकिन हमें एम्बुलेंसेज नहीं चाहिए, हमें इस तरह की मशीनरी नहीं चाहिए। हमें अफसरान के लिए और अफसरान की जो जो मामूलात हैं उनमें रुकावट पैदा ना होने के लिए इस तरह की महंगी गाड़ी चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। सियासत के ऊपर जहां हम बात कर रहे हैं वहीं पे पाकिस्तान की इस आफत के बाद भी सियासत अपनी जगह के ऊपर है। सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियां भी कर रही हैं। किसी को माइनस हो जाने का खतरा है, जेल जाने का खतरा है, तो कहीं पे किसी को इस बात का डर है कि उसका मैंडेट या जो इंतखाबात अभी ज़मीनी इंतखाब इस वक्त मुलतवी हुए वो मुलतवी क्यों हुए, कोई इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। सारी चीज़ों के ऊपर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार ज़ैगम खान साहब। आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर सियासतदान इजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार मोना आलम साहबा मेरे साथ मौजूद होंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ज़ैगम खान साहब, सर ये जो इस वक्त UN के सेक्रेटरी जनरल आए हैं और हम उनको दिखा रहे हैं, वो भी देख रहे हैं अपनी आंखों से और हम उनको ये कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर वी नीड मनी, वी नीड कंपनसेशन, हमें इमदाद की जरूरत है। और दूसरी तरफ हम पंजाब में देखते हैं तो महंगी गाड़ियों के लिए अप्रूवल, उसकी आमादगी, वजीर आला पंजाब की तरफ से उसकी इजाजत, ये क्या है ज़ैगम खान साहब? आपने बहुत अच्छी तरीके से फरीद साहब बयान कर दिया। खुलासा आपकी बात का ये है कि पाकिस्तान एक अलीटिस्ट स्टेट है, अशराफिया की रियासत है और पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी अशराफिया की मईशत है।
और पाकिस्तान में 2 पाकिस्तान है। कम से कम 50% पाकिस्तान ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं पहुंचता, वहाँ तालीम नहीं पहुंचती, वहाँ सेहत नहीं पहुंचती। चौथाई पाकिस्तान के घर में बिजली है ही नहीं सिरे से, सेहत नहीं पहुंचती। सिर्फ आपकी 20% आबादी वो है जहाँ तक रियासत पहुंचती है, रियासत की फैसिलिटीज़ पहुंचती हैं। प्रायोरिटीज़ कितनी गलत हैं उसकी आपने मिसाल दी, ये एक छोटी सी मिसाल है। आप इसको फैला कर देखें, आप पाकिस्तान के बजट का एनालिसिस करें, आप हमारी पॉलिसियों का तज्जिया करें, आप उसी बात पर पहुंचेंगे कि पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग के सेंटर पर, पाकिस्तानी रियासत के सेंटर पर लोग नहीं हैं, अवाम नहीं है, अशराफिया है। एक वक्त तक तो हम समझते रहे कि शायद पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी कुदरती आफत नहीं आती, लेकिन 2005 के बाद तो हम बड़ी बड़ी आफतों का शिकार हो रहे हैं। उसके लिए तैयार होने के लिए एक रियासत को जो प्रिपेयर्डनेस चाहिए, और प्रिपेयर्डनेस के 2 लेवल हैं। एक लेवल तो जो आपने बताया कि आपके पास एम्बुलेंसेस, आपके पास मशीनरी, उसके साथ इसी में जो सॉफ्ट साइड है जो बज़ाहिर हमने बनाई है, यानी 2010 में हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया, NDMA बनाई, अथॉरिटी बनाई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन बनाया जिसमें वजीर आजम भी हैं और जिसमें जो अपोजिशन लीडर है वो भी शामिल है। प्रोविंसेस के लेवल पे PDMA बनाया, वहां पे भी कमीशन बनाया, जिले के लेवल पर हमने DDMAs बनाए। लेकिन अगर आप देखें आज आपको नजर ही नहीं आते कि वो किधर गए, उनकी तैयारी किधर थी। एक तो ये साइड है। दूसरी साइड इसकी फरीद साहब ये है कि क्या लोगों को आपने इतना मजबूत बनाया है कि जब कोई मुसीबत आए तो उसका वो वार सह सकें, कि उनका घर पक्का हो, उनके पास कुछ तालीम हो, उनके पास बैंक अकाउंट हो, सेहत को वो समझ सकें। यानी लोगों के अंदर जो अपनी सलाहियत है एक आफत से निमटने की, जिसको रेजिलियंस कहते हैं, वो नहीं बनाई, क्योंकि अवाम तो सेंटर पर है ही नहीं। लोग जो हैं वल्नरेबल हैं, कमज़ोर हैं। लोगों को जो चीज़ मारती है वो कुदरती आफत नहीं मारती, लोगों को उनकी वल्नरेबिलिटी मारती है, कमज़ोरी मारती है। अभी आप उठा के देख लीजिए, किसी खुशहाल आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा हो सकता है एक साल में उसका कारोबार खराब हो, एक साल की फसल खराब हो, यहाँ से वहाँ उसको थोड़ी तकलीफ उठानी पड़े, जिंदगी पर कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। और आपकी बात दुरुस्त है कि वो लोग जिनकी तबाही, जिनकी मिजरी, और वही वाली बात है कि प्रिपेयर्डनेस हमारी कितनी है और हमारी तरजीहात क्या है। एजाजुल हक साहब मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा भी आप रहे, आप खुद भी सीनियर सियासतदान हैं। ये एक तरफ जहां पे हम बता रहे हैं कि जनाब हमें इमदाद की ज़रूरत है, हमारी मदद करो, हम मुश्किल में हैं, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, वहीं हमारे ये फैसले कि जनाब हम जो हैं वो अराकीन, काबीना अराकीन के लिए 40 नई गाड़ियों की खरीदारी पंजाब हुकूमत की तरफ से, 30,05,70,000 रुपए के फंड जारी होना, ये तजाद नहीं है एजाजुल हक साहब? ये फैसला दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बड़ा तजाद है, छोटा तजाद नहीं है। इस वक्त आपके मुल्क में तकरीबन 3 करोड़ लोग जो हैं वो बेयार और मददगार सड़कों पे पड़े हुए हैं, टॉयलेट्स नहीं है, सर पे छत नहीं है, और आपने देखा कि सड़कों के दोनों किनारों के ऊपर क्योंकि वो ऊपर हैं वहाँ पर पड़े हुए हैं। लेकिन बात यह है कि इसमें जो ज़ैगम खान साहब ने तज्जिया किया, मैं उससे एग्री करता हूँ जो कुछ उन्होंने कहा। लेकिन देखिए, हमें ना तो हमें एहसास है, इतने बड़े बड़े हमने अदारे बनाए जिसका नाम लिया NDMA वगैरह, अर्थक्वेक हुआ यहाँ पर, और अर्थक्वेक में आपने देखा कितना बड़ा डिजास्टर था। सारी दुनिया ने हमारी मदद की, हमारे अपने लोगों ने हमारी बड़ी मदद की, यानी कि NGOs जो थे उन्होंने बहुत मदद की। तो इन सब चीज़ों के बावजूद जो मसला है ना, एहसास नहीं है। जो एहसास इसलिए नहीं है कि कोई तैयारी नहीं है आपकी। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस वक्त आप समझ लें कि मफलूज होकर रह गई है, और हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि हम किससे काम लेंगे। तो फिर आखिरकार में क्या होता है? आखिरकार ये होता है कि आप फौज पर रिलाय करते हैं, और फौज जो है वो फिर ऐसे मौक़ों पर आकर जो है वो आप सिंध के अंदर देख लें, क्योंकि हमने खुद बहुत सा सामान भिजवाया, मैं यहाँ उसकी तशहीर नहीं करना चाहता, लेकिन क्या किया वो, हमने वहाँ भावलनगर से उसको भावलपुर ट्रांसफ़र किया, आर्मी के कंटोनमेंट में
उन्होंने उसको वहां से शिफ्ट किया पन्नू आकल फिर फौजी ने लिया, वहां से उन्होंने आगे डिस्ट्रीब्यूट किया। कोई तैयार नहीं था वहां पर किसी सियासतदान को देने के लिए या किसी अदारे को देने के लिए, सिवाय इसके कि जो एनजीओ काम कर रहे हैं, या ईदी है या रशीद ट्रस्ट है वगैरह। अब देखें, जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, वो हमारी नेचर जो है वो सामने आती है। अब यूएन के सेक्रेटरी जनरल आए हुए हैं, अगर आज आपने उनकी एक प्रेजेंटेशन, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे खड़े हुए थे जी। और वो भी उन्होंने भी बात की, प्राइम मिनिस्टर ने बात की, हम स्ट्रेस किस चीज पे कर रहे थे? हम बार बार एक ही बात कर रहे थे, लोगों ने तो मदद करनी है, दुनिया ने भी मदद करनी है, इतना डिजास्टर कहीं भी होगा वो मदद करेंगे, लेकिन हमें ये बार बार कहना पड़ता है कि हम इसको साफ रखेंगे, शफाफ रखेंगे, ट्रांसपेरेंट रखेंगे, क्योंकि दुनिया को हम पे इतबार नहीं है, एतमाद नहीं है कि इतने हम पे वो करप्शन के धब्बे लग चुके हैं। कर्ज उतारो मुल्क सवारों से लेकर, और फिर आपने देखा कि जो कुछ इसमें अर्थक्वेक में हुआ था कि हमें जो चीजें दी गई थी वो हम अपने घरों में ले गए थे। और एजाजुल हक साहब, इसके साथ एक और एलिमेंट भी बड़ा वाज़ेह है। आपने जो बात कही है कि अगर दुनिया को हमें एतबार दिलाना पड़ रहा है, तो उसके साथ साथ हमारे अपने सियासतदान भी एक दूसरे को चोर और डाकू कह के खुद ही आपस में दस्तो गिरेबा होकर दुनिया को यह बावर कराते हैं कि हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम मामले को, हमारी ट्रांसपेरेंसी ठीक नहीं है। मोना, मैं आपकी तरफ आता हूं, जरा मुझे यह बताइएगा कि जहां एक तरफ हम चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारी मदद करो, एंटोनियो गुतरेस हमारे पास मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तबाही है, मदद होनी चाहिए। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत के इस तरह का फैसला, हमारी तरजीह क्या है? हमारी तरजीह महंगी रीवो है, महंगी जो है वो वीगो है, महंगी टोयोटा कोरोला एल्टिस है, हमारी तरजीह क्या है? क्या इन चीजों से अवाम के मसाइल हल होंगे? अवाम इन चीजों की अपने टैक्सेस के पैसों से जो खरीदारी होती है, क्या वो मसाइल हल करेंगे अवाम का? जी फरीद, थैंक यू। प्लीज अगर आप ये अपनी ऑडियो थोड़ी और रेक्टिफाई कर पाएं। आई बिलीव ये आपने मुझसे सवाल किया है। देखिए, ये बड़ी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, बहुत अफसोस की बात है। और मैं साथ साथ बल्कि आपको इतना भी इसमें इजाफा करती चलती हूँ कि मैंने ये आपके तवज्जुह से ये खबर सुनी है, और मुझे इसको सुन के वाक़तन मैंने फिर अभी चेक भी किया है, ये पब्लिश भी हुई है, और ये बहुत बहुत अफसोस का मकाम है। इसके ऊपर जितने अफसोस या जितनी मजम्मत की जाए कम है। प्रायोरिटीज़ का और हमारे जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं उनकी हालात और हालात ज़ार, अगर मैं बेहतर कहूँ तो ये उसी की अक्कासी करता है। और ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जितने मोरालिटी पर भाषण हमें पीटीआई की तरफ से सुनने को मिलते हैं, तो पंजाब गवर्नमेंट तो उन्हीं की मदद से बनाई गई है। काफली के जो वजीर आला हैं इस वक्त, वो पीटीआई सपोर्टेड, और पीटीआई उनको लाने में सबसे ज़्यादा उनका किरदार है। तमाम काबीना एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पीटीआई के अरकान की है पंजाब में। तो उनके वो मोरालिटी के उनके जो भाषण हैं वो एक तरफ, लेकिन उसके बाद जो वो कर रहे हैं, उनके जो अपने इस हवाले से काम है वो एक तरफ। ये बहुत अजीब बात है, इनका कोई तालमेल नहीं बनता। तो इससे तो ये चीज़ एक वाज़ेह हो रही है, और यही इंप्रेशन जा रहा है कि ये जो तकारीर है या ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सिर्फ जलसों के लिए हैं, और असल जो अमल है और जो बातें हैं उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है और तज़ाद है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन ये कि तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी तरजीहात एम्बुलेंसेज नहीं है, हमारी तरजीहात हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, हमारी तरजीहात किसी कुदरती आफत से निमटने के लिए कोई सिस्टम, कोई मैकेनिज्म बनाने के ऊपर नहीं है, हमारी तरजीहात उस कुदरती आफत के हवाले से उसके बचाव के लिए नहीं है, बल्कि हमारी जो तरजीहात है वो महंगी गाड़ियां हैं। ये महंगी गाड़ियां पाकिस्तान का मसला हल कर सकती हैं मोना? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये यही बात है। अगर ये मैं अपने ज़बान से अभी कह रही होती तो आपको पता है, एक वो जो तूफ़ान बदतमीज़ी है जो बर्पा हो जाता है, अगर आप कोई तनकीद कर दें, बिलखुसूस बल्कि पीटीआई पर, हर जमात में इस तरह के अंसर हैं। मैं ये नहीं कहती सिर्फ पीटीआई है, लेकिन उनके लोग इस हवाले से थोड़े ज़्यादा एजिटेशनल हो जाते हैं। अगर हम ये बात खुद से कहते तो उसके बाद जो हमारा हाल होता है वो हमें अच्छी तरह पता है, लेकिन अब तो हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके अपने जो अमाल हैं, एटलीस्ट उनकी गवर्नमेंट के अंदर जो स्टेट ऑफ अफेयर्स नज़र आ रहे हैं, वो तो यही निशानदेही कर रहे हैं कि एक्स्ट्रावेगेंजा है और ये तमाम चीज़ें इस तरह से हैं। लेकिन अच्छा, ये तो उनकी तरफ की बात हो गई। मैं दूसरे तरफ की भी अगर बात करूँ, वहाँ पर भी कोई मुझे बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मतलब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो बहुत जिसे कहते हैं यकजहती दिखा रहे हैं सैलाब ज़दगान के साथ,
और बहुत गर्मजोशी से दौरे कर रहे हैं सैलाब ज़दा इलाकों के, मुझे उनकी नीयत पर भी शक नहीं है। वो वाक़ईतन एक बड़ी ह्यूमेन किस्म की सोच रखते हैं। लेकिन क्या यही सोच उनकी पूरी काबीना में रिफ्लेक्ट होती है? मुझे नहीं लगता। वहाँ पर अक्सर जो लोग हैं, आप हुकूमती लोगों की अगर मैं बात कर लूँ, पहली दफ़ा जो वज़ीर बने हैं या इवन दूसरी दफ़ा भी बन गए हैं, वो ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ़ अपनी वज़ारतों के मज़े लूटने में वो मसरूफ़ हैं। और ज़्यादा अक्सर और बेशतर लोग बगैर बताए, क्योंकि इसके ऊपर आपको पता है फिर एक सोशल मीडिया पे शोर हंगामा शुरू हो जाता है, बगैर बताए बिल्कुल खामोशी से बाहर चले जाते हैं। और वो कोई नायग्रा फॉल्स देखने चला जाता है, जो दीगर लोग हैं वो भी मतलब टू माय ओन इन्फॉर्मेशन कोई रशिया गया हुआ है, कोई कनाडा गया हुआ है, कोई क्या कर रहा है। ठीक है, मैंने एक ब्रेक लेनी है, मैंने एक ब्रेक लेनी मोना, इसके बाद आपकी बात को मैं बिल्कुल आगे बढ़ाऊंगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के अंदर। इससे पहले हमने बात की तरजीहात के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी कुदरती आफत के नतीजे में, हादसे के नतीजे में हमारी तैयारी क्या और उसके ऊपर हमारी तरजीहात क्या। लेकिन एक चीज़ अगर हम बात करें सियासत के ऊपर और पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ये जो -1 है, -1 का जो फार्मूला है, हमेशा इसकी बाज़गश्त सुनाई देती हुई हमें नज़र आती है। और मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब इस वक्त -1 की बात कर रहे हैं। जैगम साहब, ये -1 का खतरा किससे इमरान खान साहब को? इमरान खान साहब को खुद से खतरा है, हुकूमत से खतरा है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से खतरा है? ये खतरा है किस तरफ से? जैगम साहब, आई कैन नॉट हियर यू। अगर आप प्लीज अगर अनम्यूट कीजिएगा तो ताकि हम आपकी आवाज को सुन सकें। जी जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि इमरान खान साहब की पूरी सियासत जो है वो दूसरों को माइनस करने पर खड़ी है। उनके लिए उनका जो मेन हरीफ था उसको माइनस किया गया तो रास्ता बना। मुखालिफ पार्टियों के MNAs को, MPAs को माइनस किया गया, वो टिकटें छोड़कर भागे, उनके लिए पूरी स्पेस बनाई गई तो वो यहाँ तक आए। उसके बाद उनकी जो पूरी सियासत है वो तो खुला कहते हैं कि वो सबको माइनस कर देने पे यकीन रखते हैं। वो अपोजिशन को, वो हुकूमत में थे तो अपोजिशन को अपोजिशन नहीं मानते थे। पार्लियामेंट में वो दूसरी साइड ऑफ आयल के साथ कोई कोऑपरेट नहीं करते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन से बात भी नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि इनको माइनस होना चाहिए। दर्जनों के हिसाब से, थोक के हिसाब से सियासी मुखालिफिन को उन्होंने जेल में ठूंसा। अब भी वो यही कहते हैं कि जो हुकूमत है ये जेली हुकूमत है, वो असेंबली में नहीं जाते। तो आज उनको खतरा वैसे किससे? चले, अगर आपने कहा आज उनको खुद वजाहत करनी चाहिए कि वो किससे खतरा महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनमें से कुछ केसेस में बहुत जान है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से 2014 के बाद से, खास तौर पर 2016 के बाद से पाकिस्तान में जूरिस्प्रूडेंस इवाल्व हुई है, जिस तरीके से 32(1)(f की डेफिनेशन अदालत ने की है, जिस तरीके से अदालत ने इस अरसे में तौहीन अदालत को डिफाइन किया है, अगर वही तारीफ चलेगी तो इमरान खान साहब का बचना बहुत मुश्किल है। राइट। एजाजुल हक साहब की तरफ मैं आता हूं। सर, मुझे बताइएगा कि जो इस वक्त रीसेंट स्टेटमेंट्स खान साहब के जो आ रहे हैं यके बाद दीगरे, आप समझते हैं कि यही वो स्टेटमेंट्स हैं जो उनके लिए खतरा बन सकते हैं? देखिए, तारीख बड़ी बेरहम है हमारी, और केसेस देख लेना आप कि कितने केसेस बनाए हुए और यक तरफा ट्रैफिक चल रही है। जेलों में डाला अगर किसी को तो किसी सबूत के साथ डाला होगा, यानी कि कोई मकसूद चपड़ासी के अकाउंट थे, कोई दूसरे अकाउंट थे। खैर वो तो बात अब मेरे ख्याल में मालूम नहीं, ख़त्म ही हो गई है जी, क्योंकि सारे कवानीन जो है वो चेंज कर दिए गए। अब कोशिश ये हो रही है कि जो जमात इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, अब कोई उस पर यकीन करे कि ना करे, पार्लियामेंट की सीटों के हवाले से ले लें, 2 सूबों में हुकूमत के हवाले से ले लें, किसी हवाले से भी आप ले लें, और फिर पब्लिक का जो रिस्पांस उनको मिल रहा है। अब कोशिश ये हो रही है, देखें, तोशा खाना, दहशत गर्दी, फॉरेन फंडिंग, और ये अभी तौहीन अदालत जो लग गया है इस पे।
लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि उनके अपने स्टेटमेंट्स क्या उनके लिए खतरा नहीं बन जाएंगे? मैं इस पे आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, उनके अपने स्टेटमेंट्स किसी हद तक थे जब उन्होंने कन्फ्रंट करना शुरू किया था, लेकिन अब उन्होंने काफ़ी बेहतरी आई है। पिछले 2-3 जलसों से उन्होंने मतलब अपनी वजाहत भी करनी शुरू कर दी है, और जिनसे कोई इख्तलाफात पैदा हो रहे थे या कन्फ्रंटेशन का सिलसिला आ रहा था, उस पर उन्होंने एक हद तक मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर, क्योंकि मैं चिश्तिया के जलसे में मौजूद था, वहाँ मैंने देखा, पिशावर के जलसे को मैंने सुना। उससे पहले फैसलाबाद में कोई स्लिप ऑफ टंग हो गई थी, जिससे ISPR को फिर सामने आना पड़ा। और तो इजाजुल हक साहब, आपने कोई मशवरा दिया खान साहब को कि एहतियात का दामन ना छोड़ा जाए या इतने एग्रेसिव इस हद तक ना चले जाएं, तवाजुन बरकरार रखें? पहले दिन से मैं ये बात कर रहा हूँ उनके साथ, और मेरी सुनते भी हैं, वो बात सुन लेते हैं। ठीक। लेकिन फिर जब क्राउड को देखते हैं ना, इंसान, एक पॉलिटिशियन के अंदर ये कमजोरी है। अच्छा। कि जब वो क्राउड देखता है तो वो फिर आपे से बाहर हो जाते हैं कई दफा। और पार्टी में भी होता रहा, दूसरों ने भी ये किया। हाँ। और मतलब ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, इस वक्त एक माहौल ऐसा है, एक तरफ आपने देखा कि सैलाब आया हुआ है, एक तरफ मुल्क की मईशत जो है वो तकरीबन डूब चुकी है। हाँ। ये IMF के 2, 4, 6, 5 बिलियन डॉलर से कोई फर्क नहीं पड़ना। अब ये सैलाब की वजह से देखें, माजी के अंदर जब कोरोना आया तो मामलात को सर चैलेंजेस तो हैं बिल्कुल। मैं आपकी बात के ऊपर हूं। मैं नेक्स्ट राउंड के ऊपर आता हूं आपसे। मैं जरा मोना को इसमें शामिल करूं कि मोना, मुझे आप बताएं, आपके नजदीक इमरान खान साहब को खतरा किससे है -1 का? इमरान खान साहब को एक तो उसी से खतरा है, 2-3 चीजों से खतरा है जो सारी वो कंपाउंड करके कह रहे हैं। क्योंकि अगर एक तरफ का खतरा होता तो शायद वो इतने फिक्रमंद ना होते। एक तो उनके अपने अंदर जमात से खतरा है उनको। उनके एक पायनियर मेंबर नजीब हारून साहब कह चुके हैं, आपको याद होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर इमरान खान साहब अपने आप को माइनस कर दें हुकूमत बचाने के लिए और अपनी जमात बचाने के लिए, तो ये वो एक बड़ी सुप्रीम कुर्बानी देंगे। तो वो ये क्यों नहीं करते थे? तो इनके अपने अंदर भी इस तरह की आवाजें कुछ मौजूद थी। कुछ हद तक वो कम हो गई हैं, लेकिन अभी भी मौजूद है। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर सियासी जमातों के कायदीन को माइनस कर जाने का जो फार्मूला रहा है, क्या वो कामयाब रहा है इससे पहले? मेरा तो नहीं ख्याल है, क्योंकि लेकिन नहीं, ये बात अलग है आपकी फरीद। लेकिन बात ये है कि इमरान खान साहब उस फॉर्मूले की तारीफ क्यों या मुतारिफ क्यों रहे हैं इससे पहले? अब जब उनकी अपने ऊपर बात आ रही है तो वो कह रहे हैं जी पॉपुलर लीडरशिप को आप माइनस कर रहे हैं, ये कहाँ का असूल है। मैं उनके साथ हूँ, मैं उनकी मुकम्मल हिमायत करती हूँ। लेकिन जब ये बात उनके हरीफ अपने लिए करते थे, मतलब जब PMLN को कहा गया और अदालत ने कहा, मुअज़्ज़ज़ अदालत, के जी नवाज शरीफ आपके लीडर नहीं हो सकते, उन्होंने कहा अच्छा जी हम उनको कायद बना देते हैं जिंदगी भर के लिए, ताहयात कायद बना देते हैं। तो भाई अगर एक जमात के लोग अपने किसी लीडर को चुन रहे हैं और वो उनको नॉमिनेट कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं समझती कि अदालत की कोई ये लेजिस्प्रूडेंस है कि वो एक डिक्टेशन दे एक जमात को कि नहीं जी ये लीडर नहीं, आपने हमारी मर्जी का लीडर चुनना है। तो ये मुझे ये बात समझ नहीं आई। इमरान खान साहब मुतारिफ थे ना उस बात के, या तो ना होते, वो मुतारिफ रहे हैं। अब जब वही चीज उनके अपने ऊपर आ रही है तो वो उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, सरापा एहतजाज है। मैं उनके एहतजाज में शामिल हूँ, बाय द वे, वो ठीक तनकीद कर रहे हैं। लेकिन अच्छा तब होता जब ये तनकीद को तब भी करते, उसूल की बात करते, और तब भी तनकीद करते जब ये उनके मुखालिफ के हवाले से हो रहा होता, और कहते कि बेशक ये मेरे मुखालिफ हैं, लेकिन जो ये चीज ये की जा रही है और एक डिक्टेशन दी जा रही है किसी भी जमात को कि जी आपने ये लीडर नहीं ये लीडर चुना है, तो ये गलत है। अगर वो ये बात करते हैं तो आज यकीनन बहुत बहुत हद तक हम तमाम लोग उनकी बिल्कुल मुकम्मल तायीद कर रहे होते हैं। लेकिन अब जब हम बात करते हैं ना, तो हम एक वर्ड ऑफ कॉशन के साथ करते हैं, जो मैंने आपको दिया है। एक मैंने ब्रेक लेनी है, जरा ब्रेक के बाद आते हैं, इसी के ऊपर मजीद बात करें। पंजाब हुकूमत के अंदर या पंजाब में एक और तब्दीली आने वाली है, किस चीज का खदशा है वैसे ये, और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई जो उनका खदशा है जिस जाने वो इशारा कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स पसे पर्दा ऐसा ही कुछ चल रहा है? देखिए, नज़र तो नहीं आ रहा, हमें मालूम नहीं है। अगर उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन है तो उनको ज़्यादा तफसील से बताना चाहिए। लेकिन इस खदशे के पीछे शायद ये हकीकत है कि जिस तरीके से उन्होंने, उनकी पार्टी ने
अफवाज पर अटैक किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। बहुत अरसे से इस तरीके का अटैक नहीं हुआ। देखिए, जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, यानी फ़ौज का वो रोल जो उनके कोर रोल से ताल्लुक नहीं रखता, जो इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री का रोल नहीं है, उस पर पाकिस्तान में हमेशा तनकीद होती रही है और उस पर कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि वो उनके अफवाज के रोल से हटकर है। लेकिन उनकी इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री के रोल को अटैक करना, जिस तरह इमरान खान और पीटीआई कुछ अरसे से कर रहे हैं, मकसद शायद उनका ये था कि अदारों को दबाव में डालकर अपनी मर्जी के कुछ फैसले करवाए जाएं। लेकिन लगता है कि इस प्रेशर डालने की जो पॉलिसी है, उसकी वजह से अब उनको थोड़ा सा ब्लो बैक भी मिल रहा है, वापस उन पर दबाव आ भी रहा है। लेकिन आप देखिए, पंजाब की जो हुकूमत है, जाहिर है ये एक ऐसी ही हुकूमत है जैसे कि इमरान खान साहब की सेंटर में हुकूमत थी, या जिस तरीके से अब इस वक्त जो हुकूमत है वो जिस तरह की एक कोलिशन और कमज़ोर हुकूमत है। 8-10 लोग इधर उधर हो जाएं, 8 तो बड़ी आसानी से हुकूमत तब्दील हो सकती है। अगर मुस्लिम लीग काफ अपना रवैया बदल ले, राय बदल ले, तो आसानी से बदल सकती है, हो सकता है। ठीक है, एजाजुल हक साहब, सर आपने इमरान खान साहब से बात की, क्या खतरा है पंजाब हुकूमत को? वैसे देखिए, एक जो तर्ज अपनाया हुआ है, जिस तरह यहाँ सिंध हाउस में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, लेकिन मेरे ख्याल है अब सुप्रीम कोर्ट में के फैसले के बाद ख़तरा सिर्फ इस बात का होगा कि काफ लीग जो है अगर वो अलग हो जाए तो, वरना तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई, या फिर लोगों को रोक दिया जाएगा वोट डालने से। तो बिहाइंड द सीन ऐसी कोई हलचल नजर आ रही है क्या? कुछ लोगों ने खान साहब को, जो कि वहाँ पर मेंबर्स हैं पंजाब असेंबली के, उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया है। मुझे ऐसी कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना मेरी किसी से बात हुई है जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन बकौल उनके उनसे राब्ते हुए हैं, या फिर चीफ मिनिस्टर ने उनको बताया होगा कि कुछ मेंबरान पे जो है वो दबाव डाला जा रहा है। लेकिन खान साहब जो एक बार फिर मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई की इस पर बात कर रहे हैं। देखिए, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की तो बात करनी नहीं चाहिए। ऐसी तनकीद जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं है कि आप डायरेक्ट अदारों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाएं। 17 जुलाई को जिस तरह से साफ और शफाफ इलेक्शन हुए हैं, मेरे ख्याल में उसके बाद मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का नाम लेना मुनासिब नहीं है। अगर वो चाहते उस वक्त तो वो मैनिपुलेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने साफ शफाफ इलेक्शन कराए, उसके बाद उन्होंने अदालतों को भी अपने फैसले खुद करने दिए, यहाँ तक कि PMLN जो कि मरकज हुकूमत में थी, मरकज में उसको अपनी हुकूमत जो है वो ख़त्म करनी पड़ी पंजाब के। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के प्रेशर, ये जो ट्रेंड शुरू हुआ ना, ये ट्रेंड ही नहीं होना चाहिए था। ये जब नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया, जलसों में आकर डायरेक्ट तनकीद करनी शुरू की अदारों के ऊपर, और खुद यानी आप ये कह रहे हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी और उसके ऊपर एक फुल स्टॉप लगना चाहिए। मोना, आप मुझे बताइएगा, आपके पास क्या इतलात हैं? आप क्या समझती हैं कि खान साहब ने जिस खदशे का इजहार किया है, क्या वाकई वो ये समझते हैं कि इस वक्त पंजाब हुकूमत खतरे में है, या बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है? मैंने तो ये इतला सुनी है कि चौधरी शुजात साहब शायद कुछ कोशिशें कर रहे हैं, और अपनी पार्टी के वो MNAs जो कि पहले PTI, जिन्होंने परवेज इलाही साहब को वोट दिया था PTI के कहने पर, उनको अपनी तरफ वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये कोशिश उनकी आउट ऑफ द ब्लू नहीं है, उनको किसी ने कहा ज़रूर है, जिसकी वजह से वो जाहिर है अब तो दिन हो गए ना काफ़ी, या तो फौरी तौर पर करते हैं, अब तो इतने दिन बाद काबीना भी बन गई, सब कुछ हो गया, अब अगर कर रहे हैं तो जाहिर है किसी के कहने पे कर रहे हैं। मैं तो रूल आउट नहीं करूंगी इस बात को, लेकिन ये जो बात है ना कि मतलब फौज के इदारे पर तनकीद, जाहिर है इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर अपनी ही कॉल ऑफ फेल के तजाद का शिकार हो गए और अपने माजी के बयानात का शिकार हो गए, जब वो अपने इंटरव्यूज में बतौर प्राइम मिनिस्टर मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं कि देखिए फौज पर तनकीद ना किया करें, ये इनको फौरन ये करना छोड़ देना चाहिए, ये हमारे तो बड़े डेमोक्रेटिक जनरल्स हैं हमारे मुल्क में। जब वो ये बातें खुद करते हैं
तो अब क्योंकि उनकी अपनी वो जो अलाइनमेंट है वो आउट हो गई है, वो ये बातें कर रहे हैं, उनके ऊपर तो सवाल आता है। लेकिन इतना इजाफा करना चाहती हूँ कि ये पहली दफा नहीं हो रहा कि फौज पर एज एन इंस्टीट्यूशन तनकीद हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब जब कहते थे ना जंगे हारी और अयाज सादिक का जो स्टेटमेंट था वो भी इंस्टीट्यूशनल क्रिटिसिज्म था। बिल्कुल ठीक है। आई हैव टू थैंक यू मोना टू द एंड ऑफ द टाइम। बहुत शुक्रिया आपका मोना आलम, आपका शुक्रिया एजाजुल हक साहब, थैंक यू सो मच, एंड जैगम खान साहब थैंक यू सो मच। फरीद रीस को इजाजत दीजिए।